बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ये जो विजुअल्स आप देख रहे थे बड़े डिस्टर्बिंग हैं, बड़े तकलीफ देह हैं। सोपोर के अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये हुआ और समझ ये नहीं आती कि आलमी बरादरी अगर ये सब कुछ देखने के बाद भी नहीं जागेगी तो फिर पता नहीं कब जागेगी। पाकिस्तान की तरफ से दुहाई दी गई, बताया गया है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि भारत के अंदर कई ऐसे सहाफ़ी भी हैं जिनको बसत एहतराम मैं ये कहूँगा शर्म भी नहीं आती, इतनी डिठाई से झूठ बोलते हैं और आज भी इस वाक़े को डिफेंड कर रहे हैं जहाँ पर इस मासूम बच्चे के बुज़ुर्ग, वो शायद नाना थे या दादा, उनको गाड़ी से उतार कर पॉइंट ब्लैंक फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वो शहीद हो गए वहाँ पर। और वो बच्चा आप देख सकते हैं, विजुअल्स हैं कि वो बच्चा उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। और ये सब कुछ जो हो रहा था उसके बाद वो भी फुटेज है जिसमें ये डेड बॉडी पड़ी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं गालिबन सीआरपीएफ के, वो वहाँ पर उस डेड बॉडी के ऊपर खड़े हुए हैं। ये जो मैं समझता हूँ ये इंसानियत तो है, ये तो दरिंदगी है। और शायद ये लोग दरिंदों से भी आगे की कोई चीज़ है, क्योंकि इस तरह की हरकत करना और उसके बाद फिर उस डेड बॉडी की भी बेहुरमती करना, उस मैयत की भी बेहुरमती करना, मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। आप यकीन मानिए इस बच्चे की पुकार पता नहीं अर्श तक गई होगी और अल्लाह ताला के हुजूर ज़रूर सुनी भी जाएगी और इन लोगों का अंजाम भी बहुत बुरा होगा। तारीख़ी तौर पर ये जो कहा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, ये तारीख़ याद रखेगी, तारीख़दान याद रखेंगे। लेकिन भारतीय सरकार का जो मकरू चेहरा दुनिया के सामने है, अब अगर आज भी दुनिया उस पर कुछ नहीं करती, आलमी बरादरी कुछ नहीं करती, तो सोचना पड़ेगा कि इस वक्त आलमी बरादरी का जो मेयार है, ह्यूमन राइट्स की बात तो होती है लेकिन जो मेयार है फिर वो स्टैंडर्ड क्या है, किस जगह पर जाकर आप आवाज़ उठाएंगे और वाकई एक्नॉलेज करेंगे कि कहीं पर जुल्म हो रहा है, कहीं पर किसी को सप्रेस किया जा रहा है, कहीं पर जेनोसाइड हो रहा है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं चाहता था हम इसी मामले से करें, क्योंकि सियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ होता है, होता रहा है, आज भी हो रहा है। ऐसे मामलात, ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी भी है, हुकूमत के से रिलेटेड मामलात भी हैं। ज़रा उस पर भी आ जाते हैं। मेरे साथ मेहमान हैं मौजूद, मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। जनाब तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नाज बलोच साहिबा MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका भी। मैं ज़रा आज जो गुफ्तगू होगी ज़रा सियासत के हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ बातें आज की, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। नाज बलोच साहब ज़रा इसका जवाब चाहिए। अब लोग भी ये पूछते हैं कि आप, अब अपना दौर होता है तो यही हर कोई कहता है कि जी हुकूमतों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब भी बाद में अपने जब वो नाअहल हो गए वो भी यही कहते रहे कि कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका। ये अलमिया है, ठीक है, अपनी बात जगह मौजूद है, लेकिन अगर ये वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त हैं, मौजूद हैं, मुद्दत तो हर एक को पूरी करनी चाहिए। एहतसाब हो जाएगा, आवाम करेंगे वोटों के जरिए अगले इलेक्शन में। आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों चले जाए इमरान खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, आपको याद होगा कि जब धरने के दिनों में कंटेनर पे खड़े होकर पीटीआई इस्तीफे का मुतालबा करती थी और पीटीआई के MNA तमाम तर मराते और तनख्वाहें लेते हुए भी पार्लियामेंट को गाली देने में पीछे नहीं हटते थे, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन में रहते हुए इनको समझाने का यही तरीक़ेकार इख्तियार किया। इनको समझाया कि पार्लियामेंट की क्या रिस्पेक्ट होती है और पार्लियामेंट का क्या एक एहतराम है। हमने इनको सिखाया कि जमहूरी अक़दार क्या होते हैं। एक नई नई पार्टी है, लिहाजा ये समझ रहे हैं कि तजुर्बागाह बना के इन्होंने पाकिस्तान को रखा है। पाकिस्तान कोई तजुर्बागाह नहीं है। इस वक्त के जो हालात हैं, 70 सालों के रिकॉर्ड इन्होंने हर मामले में तोड़ दिए हैं। चाहे वो मीशत के एतबार से GDP को उठा के देख लें, जिनको चोर डाकू कहते थे 5.8 में को GDP दे गई कि मंफी 0.5 पे गया है। रोटी इनको 5 रुपए की मिली पाकिस्तान में, 70 सालों में रोटी 5 रुपए से ऊपर नहीं गई। ये माशाल्लाह आए और इन्होंने 2 साल के अंदर रोटी की कीमतें 15 रुपए से 20 रुपए कर दी। दवाओं की कीमतों में 400% 70 सालों में कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक फिर सेकंड, इसके बाद आप देखें चीनी का मामला। ठीक, अच्छा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, 50 रुपए की गरीब की जो चीनी होती थी वो चीनी जो है आपने 90 रुपए तक पहुंचा दी। ये आप कहते कुछ थे, कर कुछ रहे, तमाम माफिया को काबीना के अंदर बिठा के
जो मशीनों की इनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उन मशीनों का ना पीटीआई से ताल्लुक है, ना वो इलेक्टेड। अच्छा मेरी बात सुन ले, मैं नाज बलोच साहब किस तरह चल रही है? देखिए कोई भी हुकूमत रही है, अब अपोजिशन का मौक़िफ़ यही रहा है कि सब बोरे हैं, करप्ट हैं, नाअहल हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज ये हुकूमत है, इससे पहले मुस्लिम लीग नून के वक्त में सब हर कोई कहता था, आपकी जमात कहती थी, पीटीआई कहती थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की पीएमएलएन कहती थी कि जी लूट के खा गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सब कुछ तबाह कर दिया, इदारे तबाह हो गए, घाटे में चला गया सब कुछ। हर कोई चाहता यही है, कहता भी यही है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस एक ऐसी बात है जिसके ऊपर किसी वज़ीर आज़म को ये कहा जाए कि नहीं भाई अभी 2 साल हुए हैं लेकिन आप बहुत नाअहल हैं, फारग हो घर जाएं, हमें आप नहीं चाहिए, कोई और आपकी पार्टी में से आ जाए। मुनीब, बात यह है कि 2 साल के अंदर कर्जों को आप देख लें, बुलंद तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान में इन्होंने कर्जों को पहुंचा दिया। और इनकी जब कारकर्दगी का सवाल हम उठाते हैं तो ये गालियां देते हैं, इनसे हम कारकर्दगी पूछते हैं तो ये चोर डाकू डकैत कहते हैं। परफॉर्मेंस इनकी, इनसे पूछ लें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। एक बीआरटी तक नहीं बना सकी जो हुकूमत 7 साल के अंदर। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ मुनीब, माइनस की बात हम तो नहीं कर रहे ना, माइनस की बातें तो इनकी काबीना के अंदर बैठकर एक अच्छा ठीक है, ये जरा आप मैं जरा थोड़ा आगे आ जाता हूँ, आपकी बात आगे, आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। चौधरी साहब जरा आप मुझे बता दें, सर हर कोई यही कहता रहा है, तुम आप कहते रहे हो कि ये गलत प्रैक्टिस है, नहीं जाना चाहिए किसी वज़ीर आज़म को। मियाँ साहब कहते रहे हो जी बड़ा गलत हुआ, कोई वज़ीर आज़म पूरा करता अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पाता, और अलमिया है हमारे मुल्क की सियासत का, 70 साल से ज़ायद का अलमिया है। आज आप कहते हैं वज़ीर आज़म चला जाए, फारग हो जाए, क्यों चौधरी साहब? ये तो तजाद है, वो भी खुला। देखिए मुनीब साहब, जो हम बात कह रहे हैं वो भी आईनी और कानूनी है, हमने कोई गैर आईनी बात नहीं कही। असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती हैं, अर्ली इलेक्शन हो सकता है, क्यों होना चाहिए? ये असेंबली और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती, मईशत नहीं चली तो मुल्क नहीं चलेगा, और मुल्क नहीं चल रहा। ये असेंबली जिस पर बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके मैंडेट पर, उसके बावजूद इनको टाइम दिया गया, क्योंकि हमें तो पता था कि ये ना खान साहब लीडर हैं, ना इनके पास टीम है। ये खास मखसूस हालात में खान साहब को एक बड़ा ही स्पॉन्सर्ड किस्म का साको मीम बनाकर पेश किया गया और बनाया गया कि जैसे इनके पास बहुत अच्छी टीम है, यहाँ मनसलवा उतरेगा, या टैक्सेस नहीं होंगे, या पेट्रोल 40 रुपए का होगा, या हर तरफ खुशहाली खुशहाली होगी। सो उस वक्त हमने टाइम दिया कि ये कम से कम इतना टाइम हो कि ताकि एक्सपोज हो सके। मगर हम ये नहीं चाहते कि इनको एक्सपोज करते करते मुल्क को इस हालत पर चले जाए वो फिर बाद में रिकवर ना कर सके। अब हालत क्या है? इकोनॉमी नहीं चल रही, इकोनॉमी के साथ मुल्क की जुड़ा हुआ है। सो इस असेंबली के होते हुए जब तक एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं होगी, एक वो मैंडेट जो कि अवामी मैंडेट नहीं होगा, और जिनके ऐसी पार्टी जिसके पास टीम नहीं होगी जो कि इकोनॉमी चला सके, क्योंकि इनकी इकोनॉमी चलाने वाली टीम फेल हो चुकी है। फेल नहीं हो चुकी बल्कि इनका जो पोस्टर बॉय था, जो इनका नायब कप्तान था, जो इनका स्टार बल्लेबाज असद उमर था, वो पहली चंद ओवरों में बोल्ड हो गया। आप आटा देख ले, चीनी देख ले, पेट्रोल देख ले, दवाइयां देख ले, जो मर्जी, गवर्नेंस और इस वक्त इकोनॉमी वर्स्ट तरीन हालात में। सो एक आईनी तरीकाकार यही है कि एक मिड टर्म इलेक्शन करवाया जाए, और उस इलेक्शन से पहले थोड़ी देर के लिए एक कोई अगर -1 होता है, क्योंकि खान साहब एक मुतनाज़े आदमी है और एक ऐसा आदमी जो कि थोड़े रूल्स ऑफ गेम सेट करने के लिए नए इलेक्शन के और रिफॉर्म्स के लिए एक इंटरम सा टाइम जो कि बन जाए, उसमें कोई और आ जाए और उसके बाद इलेक्शन हो। अगर किसी का शौक है, नहीं अगर किसी का शौक है कि इनको चलाना है तो 100 बिस्मिल्लाह भाई, चलाते रहो। अच्छा, और चला के देखो। नहीं और ये जो है वो -8 आया है जीडीपी, -8 2 साल में, -8 6 से -2 पर। अच्छा, मुझे अगर किसी को अभी भी जी अच्छा नहीं चौधरी साहब एक सेकंड, आपने जो बात कही है वो अपनी जगह मौजूद है। मैं जरा भाई साहब के पास जाने से पहले, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा लेकिन आपकी जमात का मौका, लेकिन मैं जरा भाई साहब के पास जाने से पहले, अब जो बयानात वफाकी वज़रा की जानिब से दिए जा रहे हैं, वो अली मोहम्मद खान साहब का ट्वीट अपनी जगह मौजूद है कि -1 की बातें करने वालों, अगर इमरान खान गया तो फिर जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी, वो ट्वीट सब मौजूद हैं।
फैसल वाडा वफाकी वज़ीर हैं, वो क्या फरमा रहे थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में? अब लीडर वही है, रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, लेकिन अगर वज़ीर आज़म मजबूत हैं, अब भाई साहब तो वज़ीर आज़म को ये बात करने की ये ज़रूरत ही कोई नहीं थी। अगर अपोजिशन इतनी फारग है कि इनकी मॉरल स्टैंडिंग ही कोई नहीं है, ये कहते हैं कि आपकी गवर्नेंस बहुत पुअर है, आपकी हुकूमत के अंदर आपने मिस हैंडल किए हैं बहुत से मामला, उन पर भी हम आएंगे, लेकिन इनके मुताबिक आपकी गवर्नेंस बहुत पुअर है, इसलिए इमरान खान साहब को जाना चाहिए, मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता मजीद डिजास्टर का। जी मुनीब साहब बहुत शुक्रिया, मैंने दोनों की बात सुनी है। मुझे थोड़ा सा टाइम दिया था कि मैं जो इन्होंने सवाल उठाए उसका जवाब दूं, फिर जो इनकी ख्वाहिश और एक वो क्या लामहदूद ख्वाहिश है उस पर भी बात कर लेते हैं। चलें, शुगर लगाना तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, बात ये कि इन्होंने पहले ये कहा कि हमारे दौर में 270 अरब का इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो मैं तलाल साहब को बता दूं कि हमारे यहाँ 270 अरब की हुई हैं। 2017-18 में PMLN की 1570, 270 और उसको 15 से 5, ये पता नहीं शायद 5 भी नहीं, शायद 7.5 गुना बड़ा इरेगुलरिटीज़ थी। अगर आपने कहना है कि करप्ट हैं, हमारे यहाँ करप्शन और आपके यहाँ करप्शन माशाल्लाह 7 गुना ज़्यादा थी। ठीक है। इन्होंने कहा कि किया क्या है, 17% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। इन्होंने कहा -2% गया है। भाई अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के चेक कर लें, वेस्टर्न यूरोप चेक कर लें, जापान चेक कर लें, आपको अमेरिकन इकॉनमी चेक कर लें, 14% इकॉनमी कोविड की वजह से नीचे गई हैं। 17% हमारा रेवेन्यू पहले ज़्यादा था। हमने क्या किया इकॉनमी में, इकॉनमी की बातें हो रही हैं। स्टेट बैंक के रिजर्व बढ़ाए, प्राइम मिनिस्टर का खर्चा 33% कम किया, आउटलुक इकॉनमी की ठीक की, मूडीज ने तारीफ की, आपका मुल्क का डुबोने का करंट अकाउंट का खसारा 70% कम किया, तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2.1 अरब आई, 22 महीने में 1 रुपया सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं किया। उसके बाद मुझे कहेंगे, मैं बोलता जाऊंगा। अच्छा। 200 शेल्टर होम, सेहत सहूलत कार्ड, डिजिटल पाकिस्तान, करोट डैम, कोहाला डैम, मुंडा डैम, मोहम्मद डैम, आप कहेंगे तो मैं बोलता जाऊंगा। ये तो जवाब है, तो सब पे काम शुरू हो गया। पिछले 35 साल में इन्होंने सिर्फ असासे बनाए, चोरियां की, मनी लॉन्ड्रिंग की, वजीर आला हाउस करप्शन का गढ़ बना रहा। अच्छा जी। 18 हजार रुपए के मुलाजिम अरबों रुपए के कंपनियां चलाते रहे, उधर मुर्दे फलूदे वालों के अकाउंट में पैसे जाते रहे। अयान अली जैसी खातून मॉडल्स पैसे मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई पकड़ी गई। ये केस मुस्लिम लीग नून ने बनाए, हमने नहीं बनाए। जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे कि इनका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। ठीक है। और जरदारी साहब नवाज शरीफ के बारे में कहते थे ये मुआशी दरिंदा है। आज ये हंसी खुशी मिल बैठ के एक दूसरे की करप्शन मेरा सवाल हजूर जनाब से ये था। सवाल पे आ जाओ। जी सवाल पे आ रहे हो। आप बहुत इनकॉम्पिटेंट है मुजीब, ये जो स्कैंडल है आपकी हुकूमत के, आप मिस हैंडल करते हैं। जो मैंने बताया, अगर ये पाकिस्तान के उस कैंसर को जिसको नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने लगाया, उनको ठीक करने की कोशिशें इनको नहीं पसंद, इनकी मर्जी है। कोई बड़ा खांचा नहीं लगा। अच्छा। कोई इमरान खान असद उमर के कोई लंदन में फ्लैट और सारे महल नहीं पकड़े गए। हाँ, इनको बहुत बुरा लगता है इमरान खान कि -1 और -2 करें। ठीक है, तो ये इनका ख्वाहिश ही रहेगी। ऐसा होगा कुछ नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त से आखिरी बात सियासी सिनेरियो पे डिस्क्रेडिटेड धब्बेदार ऑपोजिशन के मुकाबले में इमरान खान चमकता दमकता सितारा उभरता नजर आ रहा है। ये तो आपने अपने सियासी मुखालिफिन के उसे कहते हैं ना सीने पे मुंह, वो वाला काम कर दिया आपने। चमकता दमकता सितारे जनाब इमरान खान। एक ब्रेक के बाद आएंगे और एक ऐसे ही शाहकार के हवाले से हम बात करेंगे जनाब। इस हुकूमत के दौर में अभी रिसेंट एक मामला जिसने शायद एक इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए काफ़ी वो हजीमत का बायस बना है, उसकी हैंडलिंग अब काबीना के अंदर कहा जा रहा है कि बेहतर हो सकती थी। ये तरीका नहीं था उसे हैंडल करने का। वो क्या है? वो PIA है और वो पायलट्स का मामला है और उस पर क्या हुआ है और दुनिया क्या कर रही है, पाकिस्तान का परसेप्शन क्या है। अपोजिशन के पास तो जाएंगे, लेकिन भाई साहब से भी पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जलाल चौधरी साहब, आपकी लीडरशिप जो है ना, या पीपल्स पार्टी की है, डिस्क्रेडिटेड है, धब्बेदार है।
और लेकिन कोई ऐसे मामलात नहीं है, कोई खांचा नहीं लगा इस हुकूमत के अंदर जिसके ऊपर आप लोग इतना सीखपा हो रहे हैं कि वज़ीर आज़म चले जाएं, कहीं नहीं जाएंगे, तो ख्वाहिश ही रहेगी। देखिए जी, वज़ीर आज़म अगर इस शक्ल में ये हुकूमत रहना चाहती है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क इस हद तक कर दिया जाए कि कोई आने वाला उठा ना सके, मैं चाहूंगा कि अब्बासी साहब के मुंह पर छींटा मारा जाए और इन्हें बताया जाए कि ये हुकूमत में है, ये अगर हम करप्ट है हमें पकड़ लें भाई, और 1 मिनट ना लगाएं। लेकिन गरीब की रोटी क्यों महंगी हो गई है, उसके बाद उसकी बिजली और गैस का क्या बना है, आटे और चीनी के लिए लाइनों में क्यों लगे हैं? जब अच्छी हुकूमत नहीं थी और जब जाली सादक और अमीन नहीं आए थे तो चीनी 50 रुपए की थी, अब 90 रुपए की है। आटा 30 रुपए का था, अब 60 रुपए का है। दवाइयां 200% महंगी हैं अब। और उसके बाद पेट्रोल जो कि टके टोकरी दुनिया में हो गया, उसके लिए लाइनें लगी हुई थी। और माफियाज की बात करते हैं, पेट्रोल में क्या हुआ, अद्वियात में क्या हुआ, आटे में क्या हुआ, चीनी में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या किया आपने? ओ भाई जरा जाके, ये आपका साथ वाला मुल्क इंडिया है, जरा पूछ लें उसकी इस वक्त ग्रोथ रेट इस कोरोना के बावजूद 6 पे है, उसके साथ वो बांग्लादेश है, वो इकॉनमी भी तो कितनी बड़ी है सर, उसमें भी कोरोना है। तो हम पर कोरोना 2018 में आ गया था। अपनी कारकर्दगी की बात ना कीजिएगा। कोई मुझे ये बताएं, अगर हम इस हद तक गुजर गए हैं कि हमने इतने स्कैंडल्स और इस हद तक की बैड गवर्नेंस को भी डिफेंड करना शुरू कर दिया है, तो फिर इसका मतलब है अल्लाह ही हाफिज है। ये हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। किसी को चलाने का शौक है, 5 साल नहीं 10 साल चलाएं, लेकिन जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इसको मजीद चलाएंगे। बाजी साहब ने इतनी चीजें गिनाई हैं, आपको चौधरी साहब आपको कुछ पसंद ही नहीं आता, इतनी बातें उन्होंने गिनवाई हैं। वो कहते हैं इकोनॉमी का हमने ये ठीक कर दिया, का कर्जा खाली आपका वापस किया मुनीब, 5000 बिलियन का। हाँ, 5000 अरब का कर्जा भी वापस किया है। ये मुनीब ये वाहद ऐसे आदमी है, यानी ये देखे कौम को समझते हैं कि बिल्कुल वो उसको समझ नहीं। हमने कर्जा लिया 10,000 अरब 5 साल में, इन्होंने 13,000 अरब लिया है 21 महीने में, यानी 10,000 वापस करने के लिए 13,000 ले लिया। वाह जी सुभान अल्लाह, क्या ये मैथ है। और हमने तो पिछली हुकूमत का वापस नहीं किया था, हमने नहीं वापस किया था। ओ भाई अपनी कारकर्दगी दिखाओ। तुमने कहा था जब गैस का बिल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो चोर होगा हुक्मरान, जब टैक्स नहीं देंगे तो इसका मतलब हुक्मरान चोर है। और मेरे भाई चोरी, अगर जहांगीर तरीन, अगर खुसरो बख्तियार, अगर बाबर, अगर ये तमाम लोग ये अगर चोर नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मेरे मुल्क की, मेरे गरीब की रोटी तुम्हारे दौर में महंगी हुई है, किसी और दौर में नहीं। चीनी तुम्हारे दौर में नहीं मिल रही, तेल तुम्हारे दौर में नहीं मिल रहा, और बिजली गैस का बिल तुम्हारे दौर में 2 गुना हुआ है। और मेरा डॉलर जो है वो 100 से 170 का तुम्हारे दौर में हुआ है। वाह सदके जाऊं ऐसा सादिक और अमीन। और ऐसे तो बड़ा तो बुरा लगता है चौधरी साहब, सादिक और अमीन तो वो हैं और तुसी नहीं हो सादिक और अमीन, ऐसी की कर सकते हैं, नहीं है आप सादिक और अमीन, वो हैं। अल्लाह फरमाए जिस तरह के ये सादिक और अमीन है, अल्लाह हमें ना बनाए। अच्छा, अब आप भी पता नहीं आपकी लीडरशिप तो नहीं बन सकी, लेकिन नाज बलोच साहबा, आप धब्बेदार क़यादत है आपकी भी, और जो मामलात हैं बैगेज हैं आपके, अब वो क्या लोगों की ख्वाहिशें तो पूरी नहीं कर सकती ना पीटीआई। इमरान खान साहब रहेंगे, आप लोगों को क्या चाहते क्या है? कोई कहता है घर चले जाएं, कोई कहता है हुकूमत घर चली जाए, चाहते क्या है? देखिए हमारी ख्वाहिशात को तो परे रखें, आप ये बताएं कि जो इन्होंने वादे किए, जो इनके बड़े बड़े बुलंद दावे थे, उन दावों को जिस तरीके से इन्होंने रुला के रख दिया है, जो इन्होंने अवाम का हाल कर दिया, वो तो अभी तलाल चौधरी भी गिना चुके हैं। 10-15 बातें इनकी और भी ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, दवाओं की कीमत हो, गैस का मामला हो, बिजली का, और जो इनकी काबीना में बैठे हुए लोग कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट के, रज़ाक दाऊद, और जो आपकी फूड सिक्योरिटी के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी अपनी माशाल्लाह शुगर मिले हैं, वो लोग जो ईसीसी के फैसलों के खिलाफ जो है वो गंदम एक्सपोर्ट करवा देते हैं, और मुल्क के अंदर जो है वो महंगा हो जाता है गंदम, रोटी, गरीब की रोटी महंगी हो जाती है। कौन सा आपने कार्रवाई की? आपने तो ईसीएल में नाम भी नहीं डाला। मैं कहती हूँ होते अगर जहांगीर तरीन साहब पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के, और उनका नाम होता किसी इंक्वायरी के अंदर, तो मैं देखती किस तरीके से वो बासानी बैरून मुल्क चले जाते। नहीं, पीआईए के बारे में आप क्या कहेंगी, पीआईए के मामले के ऊपर? लेकिन जो
बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं इस वक्त। देखिए पीआईए का जो मामला है, इतना इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया वजीर ने और एविएशन मिनिस्टर की जानिब से एक गैर जिम्मेदाराना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का नतीजा ये है कि इंटरनेशनली पीआईए पे जो बैन इम्पोज हुआ है यूरोप में, ये हमारे मुल्क की जग हसाई हुई है। ये एक नेशनल कैरियर है, इस कैरियर पे सब जलाली परचम लगा हुआ है। इस कैरियर का तमाशा किसी हुकूमत ने इतना नहीं बनाया जो आपने नुकसान पहुंचाया। और ऊपर सोने से सुहागा देखें कि पायलट ग्राउंड करने थे, इनके काम ऐसे हैं कि जहाज ही ग्राउंड होकर बैठ गया हुआ है। अच्छा। मुझे बताइए कि एक चलता फिरता एयरलाइन आपने ग्राउंड करवा दिया। वैसे माजरत के साथ वो चलता फिरता तो पीआईए बेचारा ओवर स्टाफिंग की वजह से वैसे ही बैठा हुआ था, लेकिन चले ओवर स्टाफिंग इज अनदर इशू। ओवर स्टाफिंग को आप कर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। आप गलत लोगों की भर्तियां हुई हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां करते हैं। वो कहते हैं ना आपके दौर में ही हुई हैं, इमरान खान साहब कहते हैं आप लोगों के दौर में ही हुई हैं सारी भर्तियां, गलत भर्तियां आपके दौर में हुई हैं। देखिए सब कुछ हमारी दौर में हुआ। केपीके का बीआरडीटी हमारे गले में डाल दें, केपीके एहतसाब कमीशन बंद है वो भी हमारे गले में डाल दें। 70 रुपए की चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर 7 रुपए महंगी खरीद के अवाम को महंगा टीका लगा रही, वो भी हमारे गले डाल दें। जो दुनिया में पेट्रोल बढ़ गया और पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल के लिए रुक गई, वो भी हमारे गले में डाल दें। जो करेंसी डिवैल्यूएशन इन्होंने की, अच्छा नहीं, सारे आपके सारे देखे सारे तमगे आप नहीं ले सकती, वो हुकूमत के भी हिस्से में कुछ जाने चाहिए। 5% से नहीं 5% जी मुनीब 5% इंटरेस्ट को उठा के इन्होंने जो है बातें मदीने की रियासत की करते रहे और 5% सूद को उठा के इन्होंने 13.5 पे पहुंचा दिया। ये भी हमारे गले में डाल। अच्छा चले नहीं देखे लेकिन मुनीब एक बात मेरी सुन लें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना का तो इलाज आएगा, 1 साल में दुनिया कुछ भी सर जोड़ लेगी और इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई इलाज कोरोना का निकल जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत का तबाह इस हुकूमत ने किया है, अगर इसी तरह ये चलते रहे और इसी तरह इन्होंने 5 साल पूरे किए तो फिर पाकिस्तान अच्छा ठीक है, का कोई इलाज नहीं बचेगा, ये मैं आपको बता दूं। अब बाजी साहब आपको तलाल चौधरी साहब ने आपकी हुकूमत को बसद एहतराम माजरत के साथ ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान में 2018 में कोरोना आ गया था, यानी आपकी हुकूमत की सूरत में। चले वो बात उसका जवाब आप दे दें, लेकिन ज़रा मुझे पीआईए का अब अगर कैबिनेट के अंदर, अब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आ रहे थे बयानात के, वो भी फरमा रहे थे कि इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता है। देखिए आज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने एक सवाल उठाया और बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि अगर यही काम, यही रिपोर्ट और इसके मंदरजात और ये किसी पायलट के हवाले से मामलात कोई सहाफ़ी करता तो अब तक वो गद्दार भी डिक्लेयर हो चुका होता, उसको शायद गिरफ्तार भी कर लिया गया होता कि तुमने मुल्क का नाम डुबो दिया, देखो नेशनल कैरियर के लिए कितनी बड़ी हजीमत का सामना है, मुल्क के साथ क्या हो गया। अब जिन्होंने ये मिस हैंडल किया है और पूरी दुनिया तमस्खर उड़ा रही है आपकी एयरलाइन का, आपके पायलट्स जो जीवन जेन्युइन पायलट्स हैं उनके ऊपर सवाल उठ गए हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी जी वजीर साहब की? बहुत सारी बातें, तो तलाल साहब ने कहा कि 2018 में कोरोना लग गया था, लेकिन ये कोरोना जिसमें शफाफियत की कुव्वत मुदाफ़ियत है उसको तो असर नहीं करता। जिस मरीज़ को भी शफाफियत की, जिसकी मुदाफ़ियत कम है, जिसको करप्शन का थोड़ा सा भी एग्जिस्टिंग बीमारी है, उसको ये फ़ौरन गले से पकड़ता है और उसका सांस शुरू हो जाता है। ये कोरोना का नाम है। ये कोरोना किसी शफाफ बंदे को कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जिसने भी लूट मार की होगी, जिस पे भी करप्शन का पहले से बहुत बीमारी होगी, उसके लिए ये मौत का पैगाम है। ये तो इनको जवाब है। अब आपने बात की कि ये जो मैंने 1-2 बातें और की थी, इन्होंने कहा कि इन्होंने किया क्या है। तो जिस पाकिस्तान में जिसमें 4000 अरब के करीब अगर पूरा टैक्स इकट्ठा होता है, 5000 हमने इनके जो खांचे लगे हुए उसका अगर हमने सूद दिया है तो कौन समझे कि पूरा मुल्क इकट्ठा करता है 4000 और 2 सालों में 5000 हमने पीपल्स पार्टी और नून के उन लिए हुए कर्जों की किस्तों पे दिया है, जिनमें अलेजेडली सरे महल्स बने हैं, लंदन फ्लैट्स बने हैं और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है। हम क्या क्या कर सकते थे, मैंने बहुत कुछ किया। मुनीब कौम को एक और खुशखबरी सुना दें कि इंशाअल्लाह 2021 मार्च में पूरे पाकिस्तान में सेम सिलेबस आ रहा है। मदरसा के बच्चे हों, चाहे प्राइवेट स्कूलों के हों, चाहे गवर्नमेंट स्कूलों के हों, वो भी है।
ML1 भी आ रही है इंशाल्लाह, प्रोग्रेस है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पैदाइश ठीक लिखवा लीजिएगा टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में, बाकी ठीक है सर, वो देख लीजिएगा। वो आपने जो पॉइंट आउट किया वो जिसकी भी गलती है उसको बिल्कुल दूर करना सर आपने मेरी जवाब नहीं दिया PIA का सर। हाँ, अब देखें PIA की एक बात के शायद उसके बारे में बयान ज़रा बेहतर हो सकता था। मैं समझता हूँ कि इस बात में बिल्कुल इनके अगर तनकीद है तो हम सुन भी सकते हैं कि इसको और बेहतर करते। आप मुझे ये बताएं, एक PIA जिसको आपने बिगाड़ा, जिसको आपने जाली लोग भर्ती किए, जिसमें वो अलेजेडली डाउटफुल जिनकी डिग्रीज हैं, अगर खुदा न खास्ता हम वो रिपोर्ट दबा देते और कल कोई और क्रैश हो जाता तो हम पाकिस्तानी दुनिया में क्या मुंह दिखाते। आज हमने उसको एक्सपोज किया, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि ये एक्सपोज करते या छुपाते। ये मसला पीपल्स पार्टी और नून का है। सर क्रैश तो पहले भी हुए थे ना, अल्लाह माफ करे, ऐसे तो नहीं था हुआ कि PIA वर्चुअली बंद हो रहा है कि कोई यूरोप कह रहा है हमारे पास भी इनको मत भेजें, इंग्लैंड कह रहा है, UK कह रहा है हमारे पास भी मत भेजें। हादसे पहले भी हुए। मैं ये नहीं कह रहा रिपोर्ट निकालना या रिपोर्ट बनाना गलत है, आप जरूर बनाएं, लेकिन कोई तरीका होता है किसी क्राइसिस को हैंडल करने का। सर मैंने आपको पहला जुमला बोल दिया, इसको और बेहतर कर सकते और बेहतर हो सकता था। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आपने ट्रैवल करना है, मेरे माँ बाप ने ट्रैवल करना है, इन दोनों के बच्चों भाइयों ने ट्रैवल करना है। क्या हम उन लोगों को ना पूछें जिन लोगों ने इस मुल्क के इस एयरलाइन जो दुनिया में बेस्ट थी उसको बर्बाद किया? और धड़ल्ले से दोनों कह रहे हैं, क्यों बताया भाई हमने बर्बाद किया, आपने रिपोर्ट क्यों निकाली? आप रिपोर्ट ना निकालते, लोगों के बच्चे मरते रहे। आपने ना आपने भी यहाँ सियासी पॉइंट्स को सर एक मिनट भाई साहब आप रुक जाइए, मैं जरा चॉइस साहब और आपका तरीका गलत था। अच्छा तलाल साहब ये नहीं कह रहे क्यों पता अच्छा हमारा तरीका गलत था, आपके तरीके को अवार्ड देते हैं। आपने PIA में जाली डिग्री वाले भर्ती किए, आपने बड़ा कमाल किया। चौधरी साहब तो आपको 2 साल और एक प्लेन क्रैश का इंतजार क्यों करना पड़ा? अगर की भर्तियां गलत थी तो व्हाई डिड इट टेक यू 2 इयर्स? आपको 2 साल क्यों लगे? देखे ना, जब एक क्रैश हुआ ठीक पॉइंट है, उस रिपोर्ट में ये ठीक है। अच्छा जरा एक मिनट पहले कह चुका हूं कि इसको बेहतर हो सकता था। ठीक है चौधरी साहब आप खुदारा मैं तो शर्मिंदा हूं, PIA का ये हाल है, आप दोनों भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाएं जिन्होंने किया है। ठीक है चौधरी साहब जरा शर्मिंदा हो रहे हैं आप, चौधरी साहब शर्मिंदा हो तुसी? देखिए, एक सबसे पहले मैं सदाकत भाई को कहूं कि हर चीज को अंधाधुंध डिफेंड नहीं करना चाहिए। ये जो पायलट्स के लाइसेंस हैं हर 6 महीने बाद रिन्यू होते हैं। आपके हुकूमत के होते हुए ये 4 दफा रिन्यू हो चुके हैं। आपका DG आपका सिविल एविएशन 2 साल से नहीं है और ये आपने 4 दफा ये लाइसेंस वेरीफाई किए हैं। उसकी नाअहली नालायकी आप पर है। पूरी बात सुन लें। उसके बाद ये वही वजीर साहिब हैं जिनकी अपनी जाली डिग्री का केस चल रहा है और ये वही वजीर साहब हैं जब पेट्रोलियम में थे तो गैस का क्राइसिस आ गया। इनको इसलिए पेट्रोलियम से निकाला गया था कि ये नालायक नाअहल साबित हुए थे। इनको आज आपने हवाबाजी पे लगा दिया, अब जहाजों का बेड़ा गर्क हो गया। यानी आपके अपने वजीर का कोई कसूर नहीं। पेट्रोलियम से क्यों निकाला था अगर नालायक नहीं था? और उस नालायक को लाके इधर लगा दिया। जो नालायक एक जगह है वो दूसरी जगह भी है। यही हम आपसे फरमा रहे हैं। आप क्या करते हैं जी, जो एक को पोस्ट बल्ली दूसरी दे दी, दूसरी को तीसरी दे दी। और मेरे भाई ये चलाने के काबिल ही नहीं है लोग। माने गलती आपसे हुई है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आप अभी तक कह रहे हैं कि नहीं जी। अच्छा चले मेरे ओके, यहाँ पर आर्गुमेंट दर आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। अब मैं भाई साहब वक्त खत्म हो गया सर। अब भाई साहब आप क्या फरमा? दूसरी बात है, मैंने अपने हिस्से की गलती भी मानी है। आप बराए मेहरबानी मान लें कि आपने PIA को डुबोया और गलत लोग भर्ती किए प्राइम लोकेशन पे है। और पीपल्स पार्टी ने तो सारे इदारों का बर्बाद किया। स्टील मिल भी आपने डुबोई, PIA भी आपने डुबोया, रेलवे में भी आपने जाली भर्तियां की। कमीशन खाना चाह रहे हैं। किसी की बात इदारे बने बनाए इदारों को आप तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। ठीक। अच्छा चले, ये आर्गुमेंट ऐसा है, इसके ऊपर हम लिट कर सकते हैं। मैं तलाल चौधरी साहब आपका, नाज बलोच साहिबा, सदाकत अली भाई साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। सोहेल वड़ाइच साहब ने कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू किया जिसके बाद बहुत तलातुम मचा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, खास तौर पर हुकूमती जमात के हवाले से। सोहेल वड़ाइच साहब का तज्जिया क्या कहता है? वज़ीर आज़म का
ये तमाम बातें करना, कौमी असम्बली में आकर उनके वफाकी वज़रा का इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना और इस तरह की ट्वीट्स करना, क्या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है? इसके बारे में बड़ाइत साहब हमें बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। किसी भी सियासी बहस के अंदर तज्ज़िये की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, यानी सियासी तज्ज़िये की। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइत साहब, हमारे उस्ताद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ हैं, तज्ज़िया निगार हैं, आप बखूबी जानते हैं। बड़ाइत साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। सर मैं डायरेक्टली आपसे इसी बारे में अगर हम बात करें, आजकल बड़ा चर्चा है, ये -1 की बातें हो रही हैं। इमरान खान साहब ने खुद भी ठीक है पार्लियामान के अंदर उसका जिक्र कर दिया, लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद को मजबूत वज़ीर आज़म समझते हैं इन द सेंस के उनकी अलायंस भी ठीक है अलायंस के साथ, उनके एक वज़ीर का, काबीना के वज़ीर का ये कहना कि अगर इमरान खान साहब माइनस हुए तो फिर जमहूरियत भी हो जाएगी। एक और वफाकी वज़ीर कहते हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बात करेंगे, हम चॉप कर देंगे। इमरान खान साहब का खुद जिक्र करना, ये बातें बस एवं ही हो रही हैं या इसके पीछे कुछ है? देखिए मुनीब साहब, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जाहिर है ऐसी बातें तभी की जाती हैं कि जब पीछे कुछ ना कुछ होता है। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। ये आम तौर पर अगर मूव चल भी रही हो तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर भी और मुल्क के अंदर भी एक बेचैनी फैलती है। अव्वल तो मेरा ख्याल है कोई इतनी कुछ संजीदा ये बात थी नहीं। इस हद तक बात थी कि भाई इमरान खान साहब का कोई ना कोई मुतबादल जरूर होना चाहिए, और इस पे बाद लोगों नाम आ रहे थे, क्या सराहियां हो रही थी, लेकिन ना अभी अपोजिशन इस हवाले से संजीदा है, ना अभी जो अदारे हैं उन्होंने कोई ये फैसला किया है कि इमरान खान जो है वो चल पर नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही इब्तदाई स्टेज पर अभी ये बातचीत थी। लेकिन ये मुनीब साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सियासत के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर कि बजट के बाद जो जुलाई से दिसंबर के महीने होते हैं जी, इसमें आमतौर हुकूमतें तब्दील होती हैं। अगर माजी में आप देखें तो 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगा, 17 अगस्त को जनरल मुशर्रफ आए, इसी तरह नवंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई। तो ये हमारे यहाँ ये दौर जो है ये इस हवाले से डिस्टेबलाइजेशन का दौर होता है, क्योंकि बजट पास हो चुका होता है और अगली नई प्लानिंग अभी शुरू नहीं होती नए बजट की। तो ये बड़ा एक और दूसरा हुकूमत का पता चल चुका होता है वो कितने पानी में है कि अब तक उसने क्या किया है, और फिर उसकी अगली जो प्लानिंग है वो अभी शुरू नहीं होती। तो ये हमारे यहाँ बड़ा अपॉर्चून टाइम समझा जाता है। बड़ाइत साहब सर फरमाइएगा, आपके तज्जिए के मुताबिक क्या अगर ये, क्योंकि 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं हुकूमत के, अगर कोई तब्दीली होती भी है तो क्या वो ये कोई पार्टी के अंदर से कोई और शख्सियत आएगी? क्योंकि तासुर तो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम अज़ कम ऐसी जमात नहीं है कि जहाँ पर कोई और चेहरा सामने आ सकता है, क्योंकि पूरी जमात ही इमरान खान साहब के गिर्द घूमती है। तो ये ऐसा ही होगा या आउट ऑफ द पॉसिबल है, कुछ ऑप्शन क्रिएट भी की जा सकती है आपके नज़दीक? मेरा ख्याल है आपकी दोनों बातों में जो है वो वजन है। पहली तो बात है कि ये जो हमारा बरसगीर है इसमें आप देखें भुट्टो साहब का कोई मुतबादल नहीं था, इंदिरा गांधी का कोई मुतबादल नहीं था, मोहतरमा बेनज़ीर का कोई मुतबादल नहीं था, और नवाज शरीफ का कोई मुतबादल नहीं था, इमरान खान का कोई मुतबादल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि इनमें से जब भी कोई रुखसत हुआ, नरसिम्हा राव बाद में जो गांधी खानदान है उसके मुतबादल बन गए। हमारे यहाँ यूसुफ रजा गिलानी भी वज़ीर आज़म रहे, राजा परवेज़ अशरफ भी रहे, शाहिद खाकान अब्बासी भी मुतबादल बन के सामने आए। तो सवाल ये है कि ज़्यादा बेहतर तो ये हो कि खुद ही लीडरशिप अपने मुतबादल को डेवलप करे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रवाज नहीं है और इसको रोका जाता है कि कोई मुतबादल ना बने, तो सवाल तो ये है कि अगर फ़र्ज करें खान साहब को खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए, खान साहब को कुछ हो जाए, तो मुतबादल तो हमारे होने चाहिए ना। या फिर जो है गवर्नेंस ठीक नहीं होती, इकोनॉमी ठीक नहीं होती, तो क्या रियासत को तो एट स्टेक नहीं लगाया जा सकता, कोई मुतबादल तो होना चाहिए ना। तो खान साहब की एक तजवीज़ ये भी चल रही है कि खान साहब ऊपर चले जाए, सदर बन जाए,
और दूसरा ये है कि किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें। लेकिन ये सारी फर्जी कहानियां हैं, अभी इनमें कोई वजन नहीं है। लेकिन सियासत जो है वो फर्जी कहानियों और साजिशों से ही आगे उसके अंदर से सच जो है वो निकलता है। अच्छा, ये क्योंकि इसकी अहमियत सर आपने दुरुस्त कहा कि खैर ये साजिशी मफरूज़ा भी हो सकता है या फर्जी कहानी भी हो सकता है, लेकिन शायद अगर वज़ीर-ए-आज़म आपने जिस तरह फरमाया खुद के अगर वो इसकी बात ना करते और तो शायद ये बहस दोबारा छिड़ती ना। लेकिन राय साहब, अपने तारीख आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख ख़ास तौर पर, आपके नज़दीक क्या वाकई ये परफॉर्मेंस किसी की ये एक कैटलिस्ट होता है जिससे हम कह सकते हैं कि कोई हुकूमत चली जाए या गिर जाए या उसका वज़ीर-ए-आज़म बदल दिया जाए, कीपिंग इन व्यू ऑल दी अदर फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी हुकूमत के बनने या चलने में? आपको क्या लगता है कि यहाँ वो फैक्टर काउंट इन होगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है या नहीं, या कोई और फैक्टर्स होंगे जिससे कभी तब्दीली आएगी? मुनीर साहब, इस दफा बड़ी दिलचस्प चीज है। माजी में ये होता था कि मसलन हम भुट्टो साहब की हुकूमत या मोहतरमा बेनजीर या नवाज शरीफ, तो हम देखते थे कि इकॉनमी पे या परफॉर्मेंस पे नहीं लड़ाई होती थी। हम देखते थे कि फॉरेन पॉलिसी पे लड़ाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे लड़ाई थी, और बाज़ औक़ात करप्शन पे लड़ाई रही। इस दफा ना फॉरेन पॉलिसी पे लड़ाई है, ना करप्शन पे लड़ाई है, ना मुआशी पॉलिसियों पे लड़ाई है। इस वक्त तो बड़ी वाज़े तौर पर जो कन्फ्रंटेशन है वो गवर्नेंस पे है और इकोनॉमी पे है। ठीक है, तो ये दोनों चल नहीं पा रही। गवर्नेंस ना सुबह पंजाब की चल रही है, ना खैबर पख्तूनख्वा की चल रही है। और इसी तरह इकोनॉमी आप देखें कि 70 साल में जो आप फरमा रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस के क्या पैमाना होगा, 70 साल में इतनी कभी शरह नमू इतनी नीचे गई नहीं है, तो फिर ये इस दफा सवाल तो उठेगा ना कि जब इतनी सबसे नीचे शरह जब चली जाएगी तो फिर सवाल तो होगा। चाहे उसकी वजह कोविड है और वजूहात भी हैं, लेकिन बहरहाल इसमें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ना होना जो है वो भी एक वजह है। आपने भी पंजाब का जिक्र किया राय साहब, तो यहाँ हर एक को पता है इमरान खान साहब ने बड़ा वेहेमेंटली डिफेंड किया है बुज़दार साहब को 2 साल तक, लेकिन वो कोई एक वक्त आता है जब शायद कोई चीज़ बिल्कुल नागुज़ीर हो जाती है। क्या बुज़दार साहब के को डिफेंड करना मज़ीद अगले 3 साल मुमकिन होगा या नहीं? कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई तब्दीली हो, फाइनली लानी पड़े? देखिए, खान साहब का अगर माजी का देखें ना, तो वो जब जिसको डिस्कार्ड करते हैं ना तो 1 मिनट नहीं लगाते। हमने देखा असद उमर को जब वजारत खजाना से फारिग किया तो 1 मिनट नहीं लगाया। जाइन को जब अपनी पार्टी से अपनी दोस्ती से फारिग किया 1 मिनट नहीं लगाया। ओन चौधरी साहब हैं, वो कितने करीब होते थे, हमने देखा उनको 1 मिनट में उन्होंने फारिग कर दिया। तो खान साहब एक फ्लैश के साथ फैसला करते हैं। तो ये कहना कि अभी तक तो ठीक है, बुज़दार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से चलाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे चलता रहे। किसी दिन भी कोई बड़ा वाक़या, कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी गलती हो गई तो खान साहब 1 मिनट में तब्दीली ले। ब्राइट साहब, अगर यही हालात रहे इस वक्त जो इकॉनमी के हालात हैं, मईशत का आपने खुद जिक्र किया कि इतनी वाकई इतना ग्रोथ रेट भी हमारा कभी इस तरह हालात नहीं रहे, कोविड से पहले भी बताया जाता है, मईशत के माहिर ये कहते हैं कि हालात हमारे अच्छे नहीं थे। अगर इसी रेट पर मामला चलता रहा तो आपके नज़दीक अगर कुछ भी नहीं बदलता तो आज से 2 साल या 3 साल के बाद फाइनली हम किस जगह खड़े होंगे सियासी तौर पर इस मुल्क के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि रियासत जो है ना, हमारे यहाँ रियासत में मुनीब साहब, बाकी दुनिया में पता नहीं क्या फैक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ रियासत जो है ना बड़ी मल्टी लेयर्ड है। हमारे यहाँ तो देखें, जो हमारी अदलिया है उसने भी 2 प्राइम मिनिस्टर फारिग किए हैं। हमारे सदर साहब जो हैं उन्होंने कई असम्बलियाँ फारिग की हैं। हमारे यहाँ 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। तो हमारे यहाँ 2 सूबाई असम्बली में तहरीक अदम-ए-एतमाद पास हो चुकी है। तो बुनियादी बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ मल्टी लेयर्ड किस्म का सेटअप है। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ आप तहरीक अदम-ए-एतमाद से ही वज़ीर आज़म को फारिग करते हैं। यहाँ मल्टीपल सिस्टम्स हैं। अगर आप गवर्नेंस ठीक ना हो, आपके यहाँ इकोनॉमी ठीक ना हो, तो फिर आपका रहना मुश्किल हो जाता है। अवाम निकल आते हैं, जैसे 77 में निकल आए थे, 83 में निकल आए थे। तो इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि आप किस किस को रोकें। अब टुवर्ड्स द एंड राइट साहब, ये इत्तेहादियों की, क्योंकि ये हुकूमत जिस तरह से स्टिच अप की गई
मुझे याद है जब 2018 में हुकूमत बन रही थी, इंतखाबात के बाद आपसे अक्सर रहनुमाई लिया करते थे हम, तो जिस तरह से चीज़ें स्टिच अप हो रही थी, कोई नया नहीं था लेकिन एक तरीका कार था, एक बाकायदा तौर पर मैन्युफैक्चरिंग थी एक प्रोडक्ट की। तो अब कुछ एलाइज अपने उनके मामलात हैं, कुछ दुखे हुए हैं, कुछ फासले पर हैं, कुछ दूर हैं। ये फ़र्क पड़ सकता है कि ये दूरियां बढ़ सकती हैं या ये दूरियां बग़ैर किसी रीज़न के बढ़ रही हैं, या हर कोई अपनी जगह बैठा है कि नहीं जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है पर हम साथ भी नहीं है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो शायद मुझे या किसी और को नज़र नहीं आ रहा? करीब साहब, हम काफ़ी आपस में हम मशवरे और आपस में डिस्कशन करते थे, आपसे हम सीखते हैं। गुजारिश ये मैं कर रहा था कि ये जो मामला होता है ना, हमारे यहाँ सारे इत्तेहादी और हुकूमत हर एक अपना बड़ा सेल्फिश उसकी ग्राउंड्स होती हैं। ये इत्तेहादी उस वक़्त तक हुकूमत के साथ रहेंगे जब तक उन्हें यकीन है कि ये हुकूमत रहेगी। जिस दिन उन्हें ये पता चला कि ये हुकूमत कमज़ोर हो गई है, जाने वाली है, आप देखें सारे इत्तेहादी वालेकुम अस्सलाम कहकर जनाब फारूक हो जाएंगे, मुत्तहिदा चली जाएगी, काफ चली जाएगी, सब बारी बारी। ये हम पैटर्न माजी में भी देखते आए हैं, तो अब भी यही होगा। कोई मुझे नहीं वजह कि इस दफ़ा कोई उससे मुख्तलिफ होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल बड़ाइच साहब, आपने अब तक दिया आज के हालात के अंदर जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, जो साजिशी मफरूज़े घड़े जा रहे हैं। बड़ाइच साहब का तबसरा उसके ऊपर बनता था, इस तबसरे का फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। आज का प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।